कैसे एक प्लेन सडनली आसमान से गिरने लगता है, एक वीडियो गेम प्लेयर सडनली हाई लेवल में जंप कर जाता है। ये क्या हो रहा है? और एक इलेक्ट्रिकल बेस्ड वोटिंग सिस्टम में रिकाउंटिंग की जरूरत पड़ जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स यूनिवर्स में हर जगह होने वाले एक इनविजिबल एक्शन ने ट्रिगर की हैं। 18 मई 2003 को बेल्जियम में लोग वोटिंग के लिए गए। ज्यादातर एरियाज में वोटिंग सिस्टम इलेक्ट्रिकल बेस्ड थे, जो बेल्जियम में एक डेकेड से ज्यादा से यूज में थे। सिस्टम में क्रॉस इवोल्यूशन के लिए हर वोटर को अपना कार्ड मशीन में इंसर्ट करना होता है और स्क्रीन पर अपना वोट देना होता था। सिलेक्टेड कैंडिडेट कंप्यूटर और मैग्नेटिक कार्ड दोनों में सेव हो जाता और फिर कार्ड एक बॉक्स में डाल दिया जाता। सेम नाइट जब एक ऑफिसर वोट्स को अरेंज कर रहा था तो उसे सेंट्रल ब्रसल की एक म्युनिसिपैलिटी स्कारबेक के वोट्स में कुछ गड़बड़ी लगी, जहां एक कम जाने पहचाने चेहरे मारिया विंडवगल को ज्यादा वोट्स मिल गए थे, जो स्टैटिकली उनकी रीच जो ऑफिसर्स को वोटर्स के प्रेफरिंग कैंडिडेट ऑर्डर से पता चली थी उसके अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं थे। तो ऑफिसर्स ने मैग्नेटिक कार्ड्स निकाले और मशीन से रिकाउंटिंग शुरू की। कुछ घंटे के बाद रिकाउंटिंग खत्म हो गई। रिजल्ट में हर कैंडिडेट के वोट सेम पाए गए, सिर्फ मारिया को छोड़कर, जिसके वोट्स ओरिजिनल से 4096 कम हो गए थे। तो आखिर गड़बड़ी कहां हुई? आखिर कैसे उनके वोट्स 4000 से ज्यादा नंबर से बढ़ गए? उन्हें लगा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, तो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स को हायर किया गया, जिन्होंने घंटों सॉफ्टवेयर कोड को इवैल्यूएट किया, उस पर कई टेस्ट किए और उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। भला लगता भी कैसे? ये ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर था जिसे सालों से वोटिंग के लिए यूज किया जा रहा था बिना किसी इशू के। तो उन्होंने हार्डवेयर पर टेस्ट करना शुरू कर दिया, पर उस एरर को दोबारा क्रिएट नहीं कर पाए। उन्हें इसके कॉज का भी पता नहीं चला। हार्डवेयर बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था। तो अब इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही रीजन नजर आ रहा था जो काफी अजीब था, जिसका क्लू मारिया विंडवगल के बढ़े हुए वोट्स के नंबर में था 4096। कंप्यूटर्स बाइनरी डिजिट्स यानी 0 और 1 के सीक्वेंस में डाटा स्टोर करते हैं, जहां हर 0 1 या 2 की पावर को रिप्रेजेंट करता है। मारिया को जितने वोट्स मिले थे उनका डेटा इन्हीं बिट्स के कलेक्शन के फॉर्म में स्टोर हुआ था। शुरुआत सारी 0 बिट्स से हुई थी। जैसे ही कोई मारिया को वोट देता तो उस समय मारिया के जितने टोटल वोट्स होते थे, बिट्स उसी नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले बिट्स के सीक्वेंस में चेंज हो जाती थी। फिजिकली बिट्स को चेंज करने के लिए ट्रांजिस्टर को ऑन फॉर 1 ऑफ फॉर 0 किया जाता। नंबर 4096 के बारे में जो बात अलग है वो ये है कि वो एग्जैक्ट 2 की पावर 12 की वैल्यू है, जो कि कंप्यूटर में 13th बिट से रिप्रेजेंटेड है। तो मारिया के वोट्स 4096 नंबर से बढ़ने के लिए सिर्फ एक चीज का होना जरूरी था, किसी तरह 13th बिट को 0 से 1 में चेंज होना था। पर भला ऐसा अपने आप क्यों हो गया? कंप्यूटर इंसानों की अब तक की सबसे कामयाब मशीनों में से एक है, क्योंकि उनमें ऐसे एरर्स नहीं होते, बिट्स अपने आप फ्लिप नहीं होती, या फिर वो हो सकती है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बेल्जियम एक्सपर्ट्स की नजर 1970 की बड़ी टेक कंपनीज में हुए सिमिलर केस पर पड़ी, जहां 1978 में इंटेल ने अपने 16 किलोबाइट की डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM में एक बिट्स के अचानक 0 में बिना किसी कारण के फ्लिप होने के बारे में बताया था। इस केस में चिप जिस सिरेमिक केस में रखी जाती थी उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। 1970 में बढ़ती हुई सेमीकंडक्टर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए कई नए सेमीकंडक्टर्स फैक्ट्रीज बन गई थीं, जिनमें से एक कोलोराडो की ग्रीन रिवर पर बनाई गई थी। सैडली ये नई फैक्ट्री यूरेनियम की एक पुरानी फैक्ट्री जो इसी रिवर पर बनी थी उसके नीचे थी। यूरेनियम के एटम्स सिरेमिक केस में यूज होने वाले रिसोर्सेज में मिल जाते और फिर सिरेमिक केसिंग में, जिन्हें इंटेल अपनी चिप्स में यूज करता था। जो साइंटिस्ट इंटेल की इस प्रॉब्लम पर काम कर रहे थे उन्होंने पाया कि चिप्स में यूरेनियम या थ्योरियम का बहुत बड़ा माइन्यूट अमाउंट भी बिट्स को फ्लिप कर सकता है। इंटेल की DRAM में सेमीकंडक्टर्स वेल में इलेक्ट्रॉन्स का होना 1 और ना होना 0 को रिप्रेजेंट करता है। यूरेनियम एटम से निकले अल्फा पार्टिकल्स इतने एनर्जेटिक और आयोनाइजिंग होते हैं कि वो सिलिकॉन वेल में इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर अल्फा पार्टिकल सिलिकॉन वेल में सही जगह इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट करता है तो वो बहुत ज्यादा चार्ज डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स को बेस से फ्री कर सकता है, जो फिर वेल पर ट्रांसफर हो जाएंगे और बेस पर इलेक्ट्रॉन्स के ना होने से बिट 1 से 0 में फ्लिप हो जाएगी। इसे सिंगल इवेंट अपसेट कहा जाता है, एक तरीके का सॉफ्ट एरर सॉफ्ट
क्योंकि इसमें डिवाइस डैमेज नहीं होता। यहाँ बिट चेंज होती है पर आप उसे बिना किसी प्रॉब्लम के दोबारा पहले वाली कंडीशन में फ्लिप कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स ने इस पर और एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने कई चिप्स ली और उन्हें अलग अलग रेट ऑफ डेके के अल्फा पार्टिकल्स में एक्सपोज कर दिया और जैसा एक्सपेक्ट किया गया था वैसा ही रिजल्ट मिला। जिन चिप्स को हाई रेट वाले अल्फा पार्टिकल्स में एक्सपोज किया गया था उनमें बिट्स के फ्लिप नंबर ज्यादा थे एज कम्पेयर जिन्हें कम डेके रेट के अल्फा पार्टिकल्स में एक्सपोज किया गया था। ये प्रॉब्लम 1970 में ही पकड़ में आ गई थी क्योंकि उस समय तक चिप्स को इतना छोटा बनाया जा चुका था कि सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल बिट्स को फ्लिप करने लायक चार्ज डिफरेंस जनरेट कर सकता था। इस खोज ने काफी ज्यादा अटेंशन गेन की जिसकी वजह से चिप मैन्युफैक्चरर्स अपनी चिप्स के प्रोडक्शन से पैकेजिंग तक में ये ध्यान रखने में लगे थे कि उनमें रेडियो एक्टिव एटम्स कम से कम हो। 2003 तक चिप्स ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिव फ्री बन गई थी तो ये क्लियर था कि बिट के फ्लिप होने की वजह से मारिया को ज्यादा वोट मिले। बात रेडियो एक्टिविटी की करें तो 1896 में हेनरी बेकरल के हाथों में यूरेनियम से रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवर होने के बाद से ही साइंटिस्ट इस खोज में लग गए थे कि आखिर रेडियो एक्टिविटी को मेजर कैसे किया जाए। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस था जिससे ऐसा किया जा सकता है। इसमें पास दो लीफ होती हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्री। जब इलेक्ट्रोमीटर पर चार्ज दिया जाता है तो सिमिलर चार्ज होने से फ्री वाली लीफ रिपेल हो जाती है और डिफ्लेक्शन के एंगल से चार्ज का अमाउंट मेजर किया जाता है। अगर आयोनाइज्ड रेडिएशन चेंबर में एंटर करती है और वो एयर मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को हटाकर चेंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट कर देती तब लीफ से अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट हो जाते हैं। रेडिएशन जितनी ज्यादा होती है लीफ उतनी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। 1910 में थिएटर वुल्फ इलेक्ट्रोमीटर को एफिल टावर के टॉप पर ले गए। उन्हें लगा अगर रेडियो एक्टिविटी सोइल और रॉक्स में है तो 300 मीटर पर रेडियो एक्टिविटी को सरफेस के कंपैरिजन में बहुत कम होना चाहिए, पर मेजर करने पर रेडियो एक्टिविटी में उन्हें बस थोड़ी सी ही कमी लगी। 1911 में ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट विक्टर हेस ने एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया और उन्होंने ज्यादा ऊंचाई पर जाना चुना। सच में उन्होंने इलेक्ट्रोमीटर को हाइड्रोजन बैलून के बास्केट में रखा और आसमान में रेडिएशन मेजर की। पहली 2 फ्लाइट्स में लगभग 1100 मीटर तक उन्हें वुल्फ जैसे ही रिजल्ट्स मिले। ग्राउंड के कंपैरिजन में एयर के रेडिएशन लेवल्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। अगले साल उन्होंने 7 और फ्लाइट्स की 5200 मीटर एल्टीट्यूड तक और इस बार उन्होंने एक बड़ी डिस्कवरी कर दी। उन्होंने पाया कि भले ही ग्राउंड से कुछ 100 मीटर ऊपर रेडिएशन लेवल ड्रॉप होते हैं पर 1 किलोमीटर और उससे ज्यादा ऊपर जाने पर बढ़ती हाइट के साथ रेडिएशन लेवल बढ़ता जाता है। 5200 मीटर की ऊंचाई पर उन्होंने रेडिएशन लेवल्स को ग्राउंड से कई गुना ज्यादा पाया। ऐसा लग रहा था जैसे रेडिएशन अर्थ से नहीं बल्कि स्पेस से आ रही हो। हेस सोलर एक्लिप्स के टाइम पर भी आसमान में रेडिएशन मेजर करने गए। जब मून सूरज को ढके जा रहा था हेस की नजर अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर बनी हुई थी, पर रीडिंग्स पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। सन के आधे ढकने पर भी रीडिंग सेम ही थी। अब क्योंकि एक्लिप्स से खतरनाक रेडिएशन के लेवल में कोई बदलाव नहीं आया तो ये मान लिया गया कि रेडिएशन भले ही स्पेस से आ रही है पर सन इसका मेन सोर्स हो ऐसा मुश्किल है। विक्टर हेस ने कॉस्मिक रेज यानी कि स्पेस से आने वाली हाई एनर्जी रेडिएशन को डिस्कवर कर लिया था, पर ये रेज थी क्या और ये कहां से आ रही थी? आज हम जानते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज नहीं होती जैसा कई लोगों ने सोचा था। ये पार्टिकल से बनी हुई होती हैं जिसमें से लगभग 90% प्रोटॉन्स, 9% हीलियम के न्यूक्लियाई और 1% हैवी न्यूक्लियाई होते हैं। ये रेज सन से भी आती हैं पर वो लो एनर्जी रेज होती हैं। हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज जो लगभग लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं वे हमारी और अन्य गैलेक्सीज में ब्लास्ट होते हुए स्टार्स और सुपरनोवा से आती हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी वाली रेज का तो ऐसा माना जाता है कि वो ब्लैक होल से एमिट होती है, सुपरमैसिव ब्लैक होल से भी, जो कि गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं। पर कॉस्मिक रेज के एग्जैक्ट ओरिजिन को बताना मुश्किल है क्योंकि स्पेस में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड से ये चार्ज पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इन फील्ड्स के डिफ्लेक्शन से वो पूरे यूनिवर्स में अरबों सालों तक चक्कर लगाते रह सकते हैं। कुछ कॉस्मिक रेज जिन्हें 15 अक्टूबर 1991 को डिटेक्ट किया गया उनमें एनर्जी थी लगभग 51 जूल्स की। कंपैरिजन के लिए एक सब एटॉमिक पार्टिकल में इतनी एनर्जी थी जितनी एक बेसबॉल को 100 मील्स पर आवर के साथ फेंकने पर बेसबॉल में होती है। इसके काम के हिसाब से इसका नाम पड़ा OMG पार्टिकल। पर नॉर्मली ऐसी ज्यादा एनर्जी वाली रेज सरफेस तक नहीं पहुंच पाती। वो सरफेस से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर ही एयर मॉलिक्यूल से कोलाइड कर जाती हैं और पाइंस जैसे नए पार्टिकल बना देती हैं जो फिर आगे कोलाइड होकर अलग पार्टिकल्स में बदल जाती हैं जैसे न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, म्यूऑन्स, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और फोटॉन्स।
और नए पार्टिकल्स बनने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। इस तरह एक प्राइमरी कॉस्मिक रे ही सरफेस पर पार्टिकल्स की बारिश कर देती है। इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि इन्हीं में से एक पार्टिकल बेल्जियम के कंप्यूटर्स में मौजूद ट्रांजिस्टर से हिट किया होगा और 0 बिट 1 में फ्लिप हो गई होगी, जिससे मारिया को 4096 एक्स्ट्रा वोट्स मिले होंगे। पर ऐसे हादसे कितने फ्रीक्वेंटली होते हैं? 1911 में चार्ल्स विल्सन ने हमारे आसपास की कॉस्मिक रेज को देखना पॉसिबल बना दिया जब उन्होंने अपना क्लाउड चैम्बर फिक्स किया, एक बॉक्स जिसमें सुपर सैचुरेटेड वाटर या अल्कोहल के वेपर्स होते हैं। जब कॉस्मिक रेज चैम्बर के पास होती तो वो चैम्बर की गैस को आयोनाइज कर देती, जिससे वेपर्स आयंस की छोटी छोटी बूंदों में कंडेंस हो जाते और पार्टिकल के गुजरने का पाथ पता चल जाता है। जहां अल्फा पार्टिकल्स और हीलियम न्यूक्लियाई छोटे और मोटे पाथ बनाते थे, वहीं बीटा पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स लंबे स्लिम पाथ छोड़ते हैं। 1982 में कार्ल एंडरसन ने एक्सपेरिमेंट में ऐसे पाथ को नोटिस किया जो इलेक्ट्रॉन के पाथ के सिमिलर था, पर मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर वो उल्टी डायरेक्शन में कर्व बना रहा था क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज था। एंडरसन ने एंटी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन को खोज लिया था। इस एक्सपेरिमेंट से हमें पहली बार एंटी मैटर होने का सबूत मिला। पहली बार किसी एंटी पार्टिकल के होने की मौजूदगी पाई गई। 4 साल बाद उन्होंने फिर ऐसे ही चैम्बर में एक और सबएटॉमिक पार्टिकल्स म्यूऑन की खोज की, अगेन कॉस्मिक रेज में। पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी के लिए 1936 में एंडरसन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्राइज विक्टर हेज के साथ शेयर किया गया, जिन्होंने पहली बार कॉस्मिक रेज यानी ऐसी इनविजिबल रेज जो कि दुनिया को बड़े लेवल पर इफेक्ट करती हैं, उनकी खोज की। अब ऐसे हादसे वीडियो गेम्स में हर रोज नहीं होते। 2013 में एक वीडियो गेम प्लेयर डॉटा टैबैक्स कंसोल पर सुपर मारियो 64 खेल रहा था। वो टिकटॉक क्लॉक लेवल पर था कि अचानक वो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर जंप कर जाता है। सही बता रहा हूँ, ये अब तक की सबसे मजेदार चीज थी। कुछ सेकंड्स के लिए मूव्स गायब हो जाते हैं और ऐसा लगता है ये स्पीड रनर्स के लिए एक और मजेदार ग्लिच है। यूजर पेन कुक इस पर $1000 का इनाम रख देता है जो भी इस ग्लिच को दोबारा कर सके, पर 6 साल में अब तक कोई भी ऐसा कर नहीं पाया। अब सिर्फ एक थ्योरी आई थी जिससे इसे एक्सप्लेन किया जा सकता था कि किसी कॉस्मिक रेज ने ये ग्लिच किया हो। ऐसा पाया गया कि मारियो के हाइट कोऑर्डिनेट स्टोर करने वाले फर्स्ट बाइट में सिर्फ एक बिट को फ्लिप करके ऐसा किया जा सकता था। मेन लेवल पर बिट्स का कॉम्बिनेशन 11000101 था। अगर आप सिर्फ लास्ट बिट को 0 से 1 में फ्लिप कर दें तो प्लेयर की वर्टिकल पोजीशन बदल जाएगी और बस चांस से ये नए कोऑर्डिनेट्स प्लेयर्स को ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंचा देते हैं। पेन कुक ने बिट को सही टाइम पर फ्लिप करने के लिए एक नया प्रोग्राम बनाया और हुर्रा, ग्लिच रेप्लिकेट हो गया। इस तरह की बिट फ्लिप को तो देखा जा सकता था, पर रियलिटी में कॉस्मिक रेज हमेशा ही बिट्स को फ्लिप करती रहती हैं। वेरिएबल्स की वैल्यूज का बिट फ्लिप से चेंज होना कंप्यूटर की फंक्शनिंग खराब कर सकता है। हम इसे सिंगल इवेंट फंक्शनल इंटरप्शन कहते हैं। इससे एक पूरा सिस्टम हैंग हो सकता है। तो आपके कंप्यूटर्स पर जो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आपको एनॉय करती है, आप उसके लिए कॉस्मिक रेज को दोष दे सकते हैं। मतलब लोग जब ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ देखते हैं तो उसका कारण कॉस्मिक रेज हो सकती हैं? हाँ बिल्कुल। आज के समय में ऐसे कई तरीके हैं जिससे कंप्यूटर्स को बिट फ्लिप के नुकसान से बचाया जा सकता है, लाइक एरर करेक्शन कोड या ECC, पर आप टोटली बिट फ्लिप्स को होने से नहीं रोक सकते। 1996 में इंटेल ने अनुमान लगाया था कि हर 256 MB की रैम में पर मंथ एक बिट का फ्लिप होता ही है। मेन दोषी कॉस्मिक रेज के शावर से गिरने वाले न्यूट्रॉन्स को माना गया। 2009 से टोयोटा कंपनी की कार्स में अपने आप ही अचानक एक्सेलरेशन बढ़ने की काफी शिकायतें आईं। हम 70 की स्पीड से फास्ट लेन पे ड्राइव कर रहे थे और उसने कहा एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है और वो कार नहीं रोक सकता। कई लोगों ने गैस किया कि कार के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम में बिट फ्लिप्स की वजह से ऐसा हुआ होगा। इसे सॉल्व करने के लिए टोयोटा ने नासा से मदद ली, पर इस बार कॉस्मिक रेज इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं थी। नासा ने स्टिकी एक्सेलरेटर्स, बेकार मैट्स और ड्राइवर के अनजाने में एक्सेलरेटर को ब्रेक समझकर दबाने को इसकी एक वजह बता दिया। पर कॉस्मिक रेज सुपर कंप्यूटर्स तक को क्रैश कर चुकी हैं, स्पेशली ज्यादा ऊंचाइयों पर।
लॉस एलामोस नेशनल लैब, जो कि सी लेवल से 2200 मीटर ऊपर बनी हुई है, वो न्यूट्रॉन से हुए सुपर कंप्यूटर क्रैशेस विटनेस करती रहती है, जिनसे बचने के लिए वहां के सॉफ्टवेयर्स अपने डाटा को बार बार ऑटो सेव करते रहते हैं और न्यूट्रॉन्स डिटेक्टर्स को लैब में हर जगह लगाया गया है। अगर आप इससे भी ऊपर जैसे एरोप्लेन्स पर जाएंगे तो वहां आप चेंज होती हुई हाइट के साथ रेडिएशन लेवल में आए बदलाव नोटिस कर सकते हैं। 18,000 पर 0.5 माइक्रोसीवर्ट्स पर आवर तक, 23,000 फीट पर 1 माइक्रोसीवर्ट्स तक, 33,000 फीट पर 2 माइक्रोसीवर्ट्स से ज्यादा और इससे ज्यादा ऊंचाइयों पर या पोल्स की तरफ 3 माइक्रोसीवर्ट्स से भी ज्यादा। प्लेन में इतनी ऊंचाई पर कॉस्मिक रेडिएशन के लेवल से सिंगल इवेंट अपसेट होने के चांसेस 10 से 30 गुना तक बढ़ जाते हैं। इससे आपके लैपटॉप पर तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, पर क्या हो अगर ये प्लेन को चलाने वाले कंप्यूटर्स में गड़बड़ी कर दे। 7 अक्टूबर 2008 एयरबस A330 सिंगापुर से पर्थ के लिए रवाना हुई थी। 3 घंटे के बाद प्लेन अचानक ही फ्रंट से नीचे झुकने लग गया और 20 सेकंड्स में 300 मीटर नीचे आ गिरा। प्लेन के अंदर सभी ने 0.8 G फोर्स का एक्सेलरेशन महसूस किया। ऐसा लग रहा था कि प्लेन उल्टा हो गया हो। जी फोर्स इतने पावरफुल थी कि सीट बेल्ट से बंधे होने के बाद भी हम उड़ रहे थे और आगे कंट्रोल पैनल पर जा गिरे। कुछ मिनट्स के बाद प्लेन फिर से 190 मीटर नीचे गिर गया और इस हादसे में 119 लोग घायल हो गए, जिसमें से ज्यादातर का सिर सीलिंग से टकरा गया था। सिचुएशन देखते हुए पायलट ने लेनमंथ में इमरजेंसी लैंडिंग कर दी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि प्लेन की एयर डेटा इनर्शियल रेफरेंस यूनिट एडरो में गड़बड़ी हुई थी। ये कंप्यूटर जरूरी डेटा जैसे एयर स्पीड, एंगल ऑफ अटैक और एल्टीट्यूड भेजता है। ये कंप्यूटर हर इंफॉर्मेशन को 32 बिट्स के कॉम्बिनेशन में भेजता है, जिसमें 1 to 8 बिट्स भेजे हुए डेटा का टाइप बताती है और 14 to 19 बिट्स में एक्चुअल डेटा जाता है। अब पॉसिबली हुआ ये होगा कि 1 to 8 बिट्स जो हाइट को रेफर कर रही थी, उनमें से एक बिट फ्लिप हुई होगी और वो एंगल ऑफ अटैक की इंफॉर्मेशन देने लगी होगी। कॉकपिट में एक साथ ओवर स्पीड और विंग्स के अराउंड एयर फ्लो बिगड़ने के सिग्नल बजने लगे, जैसा कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि प्लेन सही उड़ रहा था। प्लेन को लगा कि उसने मैक्सिमम लिफ्ट अचीव कर ली है और इस लिफ्ट पर जो विंग्स का एयर फ्लो है वो गलत है। प्लेन गलत विंड फ्लो से लिफ्ट होने की वजह से नीचे गिर जाएगा, तो उसे जो ठीक लगा उसने वो किया। इन्वेस्टिगेटर सॉफ्टवेयर में बग, सॉफ्टवेयर के करप्शन, हार्डवेयर फेल, फिजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस में ढूंढते रहे, पर इन्होंने खराबी की है ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। इसका पॉसिबल रीजन सिंगल इवेंट अपसेट हो सकता था, जो एटमॉस्फेयर के किसी हाई एनर्जी पार्टिकल के सीपीयू में मौजूद किसी सर्किट में टकराने से हुआ हो। अब सिंगल इवेंट अपसेट के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो सॉफ्टवेयर एरर होते हैं और ये कोई सबूत नहीं छोड़ते। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एयरबस A330 1990 में बनाया गया था और उस समय एयरक्राफ्ट में इससे बचने का कोई भी रेगुलेशन या मशीन नहीं थी, पर स्पेस शटल्स में शुरुआत से इसके लिए उपाय था। यहाँ नेविगेशन और कंट्रोल के लिए 4 कंप्यूटर्स थे जो एक साथ एक ही सॉफ्टवेयर चलाते थे और एक काम करते थे। अगर एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर एरर आता तो बाकी 3 का रिजल्ट उसे ओवर पावर कर देता। इस सेटअप से उन्होंने बिट फ्लिप्स की फ्रीक्वेंसी भी पता कर ली। एक 5 दिन के मिशन STS-48 में 161 अलग अलग बिट फ्लिप्स रिकॉर्ड की गईं। एटमॉस्फेयर से बाहर कॉस्मिक रेज बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं और कभी कभी तो आप उन्हें अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। हालांकि इनको देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है, पर फिर भी आप इन्हें देख सकते हैं। ऐसा सच में हो सकता है। जब भी आपकी आंखें थोड़ी थोड़ी बंद सी होती है पर आप सोए हुए नहीं होते, तो अगर आप थोड़ा सा इंतजार करें तो आप बार बार लाइट की एक चमक को आते जाते देख सकते हैं। हमें लगता है कि वे हेवी पार्टिकल्स या रेडिएशंस में से आने वाली एनर्जी के छोटे छोटे इंडिविजुअल बर्स्ट होते हैं, जो या तो आपके आईबॉल से या ऑप्टिकल नर्व से पास होती है, और आपकी बॉडी इस रेडिएशन को आंखों में एक फ्लैश की तरह दिखाती है, जो बताती है कि आप सिर्फ हमारे सन के ही नहीं बल्कि इस यूनिवर्स के अनंत सितारों से मिल रहे हैं, जो आप पर रेडिएशन बरसा रहे हैं। मैं इमेजिन कर सकता हूँ उन 2 एस्ट्रोनॉट्स को, उनमें से किसी ने अपनी आंखें बंद की होंगी और जब पहली बार ये फ्लैशेस देखी होंगी तो उसने कहा होगा, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी ने मुझे नहीं बताया, मैं बात नहीं करूंगा, मैं बस उन 2 एस्ट्रोनॉट्स के बारे में सोच रहा हूँ। जिनमें से एक ने कहा होगा, है मुझे लाइट्स की फ्लैशेस दिखती है, क्या तुम्हें दिखती है? दूसरे ने कहा होगा, ओ सिर्फ मुझे ही नहीं सबको दिखती है। पहले वाला रिलैक्स होकर बोला होगा तो ठीक है। दूसरे प्लैनेट्स पर जाने वाले मिशंस के इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोटेक्ट करना एक मुश्किल काम साबित होगा। अगर एक सिंगल बिट इंफॉर्मेशन आपके स्पेसक्राफ्ट के किसी मेन फंक्शन को कंट्रोल करती है, जैसे कि थ्रस्टर्स,
और यदि ऑन से ऑफ होने में या 1 to 0 हो जाती है या वाइस वर्सा हो जाती है तो आप मिशन को खो सकते हैं। इसलिए परसिवरेंस रोवर जो इसी साल मार्स पर लैंड हुआ था उसमें 20 साल पुराना कंप्यूटर लगाया गया है। वो एक पावर पीसी था जिसे 2001 में लॉन्च किया गया था, सिर्फ 256 MB रैम और 2 GB की फ्लैश स्टोरेज के साथ। पर ये रेडिएशन प्रूफ है, मतलब डिजाइन, मटेरियल, सर्किट और सॉफ्टवेयर सब एक ऑर्डिनरी कंप्यूटर से 40 टाइम्स ज्यादा रेडिएशन झेल सकते हैं। 2005 से अब तक इसे दर्जनों स्पेस मिशंस में यूज किया जा चुका है। पावर पीसीज के शुरुआती टेस्ट में हमने इसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डायरेक्टली उन बीम में एक्सपोज कर दिया था जिसमें ये हाईली एनर्जी पार्टिकल्स अर्थ पर बनाए गए थे, और फिर हम ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आने का इंतजार करते रहते। आप वहां देख सकते थे कि खराबी कहाँ है और उसे ठीक कर सकते थे जिससे ब्लू ऑफ डेथ ना आए। ऐसे हमने इसी से कंप्यूटर को इतना बेहतर बनाया, क्योंकि अगर किसी स्पेसक्राफ्ट में ऐसा होता है तो उसे अर्थ से ठीक नहीं किया जा सकता। वॉयेजर 2 जैसे ही सोलर सिस्टम से बाहर निकला हमें पता चल गया, क्योंकि अब ये पहले से ज्यादा कॉस्मिक रेज की फ्लक्स डिटेक्ट कर रहा था। भले ही सन से निकली ये रेज और सोलर विंड्स के ये पार्टिकल्स अर्थ पर ज्यादातर रेडिएशन का कारण हो, पर सोलर सिस्टम के एज पर यही पार्टिकल्स एक बबल सा शील्ड हेलोस्फीयर बनाकर हमारी रक्षा करते हैं। ये इंटरस्टेलर स्पेस से आई कॉस्मिक रेज को डिफ्लेक्ट और स्लो करने में मदद करते हैं और हमें यूनिवर्स की हाई आयोनाइजिंग रेडिएशन से बचाता है। पर सन की रेडिएशन लेवल्स भी एक 11 साल की साइकिल को फॉलो करता है, इसलिए ये प्रोटेक्शन हर समय एक जैसी नहीं रहती। साइकिल के स्टेज के अकॉर्डिंग अर्थ पर भी रेडिएशन लेवल्स चेंज होते रहते हैं। हमारे इवोल्यूशन में भी शायद कॉस्मिक रेज ने बड़ा रोल निभाया हो। इलेक्ट्रॉनिक्स बिट्स वो पहली चीज ना हो जो इनसे फ्लिप हुई हो, बल्कि लिविंग बीइंग के जेनेटिक कोड्स के डेटा को फ्लिप किया हो। ऐसी वेरिएशंस डेवलप की हों जिस पर न्यूट्रल सिलेक्शन काम करता है, और इसी के साथ कॉस्मिक रेज न्यूट्रल सिलेक्शन का एक हिस्सा बन गई हो। मारिया इस समय बेल्जियम चैम्बर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की एक मेंबर हैं, जिन्हें लोगों ने सिलेक्ट किया है, बिट फ्लिप्स ने नहीं। पर उनकी कहानी अब यूनिवर्स के ऐसे अरबों पार्टिकल्स की कहानी का हिस्सा बन चुकी है, जो इस यूनिवर्स में अरबों सालों तक ऐसे ही सैर करते रहे हैं और करते रहेंगे, जिसमें कभी भी एक पार्टिकल किसी कंप्यूटर के पास से होकर आपकी जिंदगी बदल सकता है।